Assalamu alaikum students, welcome to our online session, and this is our fifth lecture which is about identification and correction of errors. I'm here to teach you this topic and I hope we will cover this topic in a very good way. So let's start. So as you can see here, the topic identification and correction of errors. कि जब भी आप अपने प्रोग्राम को कोड करते हैं, आप एल्गोरिदम लिखेंगे, आप फ्लो चार्ट वगैरह मेंशन करेंगे, ये सब कुछ जब भी आप करोगे तो उसमें एरर्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उन एरर्स को करेक्ट कैसे करेंगे, तो ये हमने आज सारे का सारा देखना है। सबसे पहले जो हमने ये देखना है वो क्या है, इफ़ एन एल्गोरिदम इज़ फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ फेलियर। कि जब आपने उसकी वेरिफिकेशन की और वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके एल्गोरिदम ने ठीक से काम नहीं किया, आपका एल्गोरिदम फेल हो जाता है किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने में, तो फिर आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि आप उसकी रूट कॉज फाइंड करें, उसका बेसिक रीज़न फाइंड करें कि एल्गोरिदम ठीक से और प्रॉपरली काम क्यों नहीं कर रहा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि रीज़न क्या है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उस रीज़न पे काम करना है और उसको करेक्ट करना है। सो दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। अब अगली बात क्या लिखी हुई है यहाँ पे, समटाइम्स द एरर इज़ लॉजिकल। लॉजिकल होने का मीनिंग क्या होता है कि वो चीज़ होती है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती, मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू होता है। अगर तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में इशू है तो वो काम भी प्रॉपरली कर रहा है लेकिन उससे रिजल्ट्स रिक्वायर्ड जो हैं वो नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब क्या होता है, वो एरर्स क्या हैं, लॉजिकल है। जैसे आप क्या करें, जैसे हम क्या करते हैं जी, आपको ये कहा जाए आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो अगर वो 2 नंबर्स इन 2 वेरिएबल्स में आप स्टोर करते हो, और वन थिंग दैट शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर टू यू कि एडिशन के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, प्लस। लेकिन अगर इसी पे ही अगर आप यूज़ ये कर लें, कहा आपको ऐड करने का जा रहा है लेकिन आप उसमें ये साइन यूज़ कर दें, तो ये तो नहीं होगा कि वो एक्शन ही परफॉर्म ना करे। इसमें गलती किस बात की है, आपके लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है कि आपको लॉजिक क्लियर नहीं है उसका। अब आपने उसको 2 नंबर दे दिए, 2 और 3, ठीक है। अब जब आपने उसको प्लस कराएंगे, ऐसी सिचुएशन में भी वो सब कुछ करेगा, तो आपको एक रिजल्ट दे देगा दैट दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस इनपुट, ठीक है। अब इसी तरह से क्या होगा, अगर आप उसको माइनस करने बैठते हैं, 3 - 2 और 2 - 3, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो क्या करेगा, वो आपको रिजल्ट्स तो देगा। जब वो रिजल्ट्स दे देगा तो इसका प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि वो काम तो कर रहा है लेकिन वो क्या चीज़ नहीं कर रहा, वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स शो नहीं कर रहा। वो क्या नहीं कर रहा, वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को शो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाई हुई है। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल में आपको ये चीज़ मेंशन की हुई है कि आपने स्टूडेंट्स रिक्रूट करने हैं, ठीक है, किसी भी स्कूल की वॉलीबॉल टीम के लिए, ठीक है। अब हमें इसके लिए स्टूडेंट्स चाहिए कौन से, जिनकी हाइट क्या होगी, बिटवीन 144 to 164 सेंटीमीटर्स, ठीक है। जिनकी हाइट कहाँ होगी, 144 सेंटीमीटर से 164 की रेंज में। अब इसका मतलब एक तो ये भी है कि ये फिगर भी इंक्लूडेड है, ठीक है, और ये फिगर भी इंक्लूडेड है, इन हाइट के लोग भी एक्सेप्टेबल हैं। तो क्वालिफाई करने के लिए हमने एक एल्गोरिथम डेवलप किया। हमने क्या किया जी, स्टार्ट किया, जो कि हर एक एल्गोरिथम का मेन स्टेप है, यहाँ से आपने शुरू करना होता है। अभी इनिशियली आपका काउंट क्या है, 0 है, आपने काउंट करने हैं ना वो बच्चे जो वॉलीबॉल टीम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हमारा इनिशियली, अभी आपने किसी को भी चेक नहीं किया, टेस्ट नहीं किया, किसी की हाइट को नहीं देखा, तो इनिशियली हमारा काउंट क्या हो जाएगा, 0। अब आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, अब आपने सारी हाइट्स देखनी है। ये वेरिएबल है, ऑल हाइट्स। जब हमने कहा था ना सेट लिखा हो, सेट के बाद जो नेम होगा ये क्या होगा, वेरिएबल नेम। यहाँ पे भी सेट है तो सेट के साथ क्या है, वेरिएबल नेम है। तो आपने काउंट को किसके इक्वल कर दिया था, यहाँ पे इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऑल हाइट्स जो वेरिएबल था
उसको आपने कौन कौन सी हाइट्स दी हुई है, 154, 140, 155, 164, 144, 66, 60 और 143। अब स्टेप 4 में आपने क्या करना है कि हर एक हाइट के लिए जो भी इसमें दी हुई है, मतलब ये हर एक हाइट के लिए जो इस लिस्ट ऑफ ऑल हाइट्स में दी हुई है, आपने क्या चीज़ चेक करनी है। अगर तो आपकी हाइट जो यहाँ गिवन है इस लिस्ट में, ये सारी की सारी, अगर वो 144 से ग्रेटर हैं और 164 से लेसर हैं या फिर इक्वल हैं, तो आपने काउंट को क्या करना है, आपने इंक्रीज़ करके 1 नंबर इंक्रीज़ करना है। कि आपको एक हाइट मिल गई है कि ये पर्सन जो है वो क्वालिफाई कर सकता है, तो आपने इस वेरिएबल का जो काउंट है वो एक नंबर इंक्रीज़ कर देना है, और जो भी काउंट में रिजल्ट आएगा वो आपने शो कर देना है, और उसके बाद आपने इसको स्टॉप कर देना है जब वो ये सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ वो क्या बात करें, द अबव एल्गोरिदम वर्क्स बट डज नॉट काउंट ऑल द स्टूडेंट्स। मतलब काम तो ये प्रॉपरली करेगा, लेकिन इसमें इशू क्या आ रहा है कि ये सारे स्टूडेंट्स को काउंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज देयर इज़ अ डेलिब्रेट एरर ऑन स्टेप 5, क्योंकि आपके स्टेप 5 पे क्या है, एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि आपने 144 वाले फिगर को इसमें ऐड नहीं किया। उसको ऐड कैसे करना था, आपने ग्रेटर और इक्वल का साइन लगाते तो, ठीक है, ये साइन होता ग्रेटर इक्वल का, ये भी होता है, ये भी होता है। अगर आपने ये साइन यूज़ करते तो फिर वो 144 को भी इंक्लूड करता, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 144 को इंक्लूड नहीं कर रहा, बल्कि उससे नेक्स्ट 145, 6, 7, 147, 148, ये जो नंबर्स हैं वो इनको कंसीडर कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले एरर्स को आइडेंटिफाई करना है। अब एरर्स को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रेस टेबल। आपने किसके थ्रू इनको आइडेंटिफाई करना है, विद द हेल्प ऑफ ट्रेस टेबल। अब ट्रेस टेबल क्या होती है? ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक यूज टू टेस्ट द एल्गोरिदम्स, कि एल्गोरिदम्स को टेस्ट करने के लिए और ये श्योर करने के लिए कि उसमें कोई एरर नहीं है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है। आपने इस चीज़ को टेस्ट करना हो तो आप किस टेक्निक के थ्रू टेस्ट करते हैं, थ्रू सम ट्रेस टेबल। अब इस टेबल को आप बनाते कैसे हैं वो हम सारी डिटेल यहाँ देखेंगे। इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द नॉन लॉजिकल एरर अकर व्हाइल द एल्गोरिदम इज बीइंग प्रोसेस्ड, कि जब आपका एल्गोरिदम काम करता है, स्टेप बाय स्टेप मूव करता है, तो उस टाइम पे कोई भी एरर फेस करना नहीं पड़ता। अब इस टेबल में आपने क्या करना होता है, इसमें आपके मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, मल्टीपल रोज़ होती हैं, जिनसे मिलके हमारा एक टेबल बनता है, ठीक है। हर एक कॉलम में क्या होता है, आपने डाटा का नेम देना होता है, ठीक है, और उसके बाद हर एक रो में आपने उसकी वैल्यूज़ शो करनी होती हैं। कॉलम में आपने क्या देना होता है, डाटा का नेम, और रो में आपने क्या चीज़ देनी होती है, उसकी वैल्यूज़। अच्छा, अब इसमें और क्या चीज़ दी हुई है कि आपने यहाँ आपको एक टेबल दिया होगा, टेबल 1/3, यहाँ नीचे आपके सामने एक टेबल है। इस टेबल, ये ट्रेस टेबल है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ये कैसे बनता है, वो हम सारा देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें एक और क्या चीज़ दी हुई है, जो ब्लैंक होंगी यहाँ पे, उसका मतलब है कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, और इसका मतलब है कि वैल्यू चेंज नहीं हुई। अगर किसी सेल को आपने ब्लैंक छोड़ा है, इसका मतलब है वहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, और अगर यहाँ पे डैशेस लगी हुई हैं, दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, उसकी वैल्यू कंसर्निंग है ही नहीं। तो सबसे पहले हम ये सारा देखते हैं। अच्छा, अब साथ साथ हम उसको चेक करते जाते हैं, साथ साथ इसको देखते हैं। ये था जिसके बारे में आपके यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टार्ट। तो आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप नो चेंज ऑफ वैल्यू, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आपने क्या किया, शुरू किया। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, सेकंड स्टेप, आपने क्या चीज़ सेट करनी है, काउंट सेट करना है, किस पे, इक्वल टू 0। काउंट वेरिएबल नेम्स जो थे वो आपने कॉलम में लिखने हैं। यहाँ देखिए कॉलम में वेरिएबल नेम आ गया काउंट, ये वेरिएबल नेम था ऑल हाइट्स, ये भी वेरिएबल नेम था हाइट, और रोज़ में क्या आनी थी, उनकी वैल्यूज़, ठीक है। तो काउंट सेकंड स्टेप में क्या करना था, हमने काउंट को किसके इक्वल सेट करना था, 0 के। बाकी इसमें भी कोई चेंज नहीं आना था और इसमें भी कोई चेंज नहीं आना था। क्लियर। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है,
स्टेप थ्री में आपने क्या करना है, सेट करना है। क्या सेट करना है, सारी की सारी ऑल हाइट्स, इस वेरिएबल को आपने ये हाइट्स असाइन करनी है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, स्टेप 3 में काउंट पे तो कोई चेंज नहीं आया था इसलिए ये नल है, और ऑल हाइट्स आपने ये सेट कर दी, और इस हाइट में भी कोई कंसर्निंग नहीं थी ये। अब स्टेप 4 में आपने क्या करना है, आपने अब हाइट लेनी है, हर एक हाइट लेनी है, ईच हाइट। इस लिस्ट में से आपने एक हाइट को पिक करना है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले जो हाइट है वो कौन सी है, 154। तो इसका मतलब है आपने हाइट को सेट क्या कर देना, उस पहली वैल्यू के इक्वल। तो हाइट में क्या चीज़ आ जाएगी, 154। अब नेक्स्ट, अब आपने ये चीज़ क्या देखनी है नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 5 में, कि आपकी वो जो हाइट है वो ग्रेटर देन 144 है या फिर लेस देन 164 है या नहीं। अगर तो वो इन दोनों रेंजेस में आती है, 144 से लेके 164 की रेंज में आती है, जिसमें ये नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं। लेकिन इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ये नंबर इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन ये होगा क्योंकि इसमें इक्वल का साइन भी है। अच्छा, अब अगर इस रेंज में है तो उसने क्या चीज़ सेट करनी है, उसने काउंट जो वेरिएबल था उसको कितना इंक्रीज़ कर देना है, +1। ठीक है, अच्छा, अब ये था स्टेप 5। स्टेप 5 में काउंट इंक्रीज़ हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये 154 है जो उस रेंज में लाई करता है। रेंज कौन सी थी, 144 टू 164। अब क्योंकि इसी रेंज में लाई करता है तो काउंट इंक्रीज़ हो गया। इसमें आप +1 किया जब आपने, तो आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, 1। क्लियर, और बाकी कोई वैल्यूज़ कंसर्निंग नहीं है। और उसके बाद आपने आउटपुट काउंट दे दी, नेक्स्ट स्टॉप हो गया। अब अगली वैल्यू को फिर लेगा नेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, अब ये चीज़ें ये आउट हो गई हैं, इन पे तो कोई काम नहीं होना। उसके अलावा इसकी भी सारी वैल्यू सेट हो गई हैं, थर्ड स्टेप पे भी कोई काम नहीं होना। नेक्स्ट उसने जो भी देखने हैं वो ये वाले स्टेप्स देखने हैं, इन्हीं को कंसीडर करना है, 4, 5 और 6। अब 4 पे उसने नेक्स्ट हाइट ले लेंगे विच इज़ 140। 4 स्टेप फिर हुआ, काउंट कुछ नहीं कंसर्निंग नहीं है, ये भी कंसर्निंग नहीं है। 140 वैल्यू उसने पिक कर ली। अब क्योंकि ये उस रेंज में लाई नहीं करती तो काउंट वैसे का वैसे ही है, काउंट में हमने +1 नहीं किया, और बाकी ये फिर वैसे के वैसे। ठीक है, अब उसके बाद आपने नेक्स्ट हाइट ले ली 155, ये अब उसी रेंज में लाई कर रही है, तो काउंट इंक्रीज़ हो गया। काउंट इंक्रीज़ होके क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, काउंट इंक्रीज़ होके क्या हो गया, 2। और उसके बाद बाकी ये कोई चीज़ें, इसको आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट फिर क्या है, 1 बाय 1 आपने इसी तरह से हाइट्स को लिए जाना है और उनको चेक ट्रेस टेबल में पुट करे जाना है। अब फिर नेक्स्ट हाइट कौन सी थी, 164, ये उस रेंज में लाई कर रही है। दैट मीन्स आपने फिर क्या करना है, काउंट को इंक्रीज़ कर देना। काउंट को इंक्रीज़ किया तो क्या आ गया, 3। नेक्स्ट हाइट पुट की 144। अब उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग 144 उस रेंज में नहीं बनता। इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग 144 से ग्रेटर होनी चाहिए वैल्यू, 144 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब है काउंट इंक्रीज़ नहीं होगा, तो काउंट वैसे का वैसे रहा, फिर से 3। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आती है जी 166, फिर काउंट इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ होके वो क्या चीज़ हो जाएगा, 4। फिर काउंट देखा 160 है, फिर इंक्रीज़ हो गया 5। फिर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, 143, फिर चेक किया तो काउंट वैसे का वैसे, क्योंकि 143 भी उस रेंज में लाई नहीं करता। तो ये था आपका ट्रेस टेबल। इसके थ्रू हमें ये आइडिया हो जाएगा कि उसने इस चीज़ को पिक नहीं किया। यहाँ क्या है, हमारा एरर है। ये क्या चीज़ शो कर रहा है, एरर को, कि यहाँ हमारा कुछ लॉजिकल एरर है। आपने ऑपरेटर ठीक से अप्लाई नहीं किया, आपने वो सिंबल ठीक से नहीं मेंशन किया। अब टेस्टिंग के लिए हम इनवैलिड डाटा क्यों पुट करते हैं, हमेशा इनवैलिड डाटा इसलिए लेते हैं कि ये चेक कर सकें कि एल्गोरिदम अगर वैलिड डाटा को ठीक से चेक कर रहा है तो क्या इनवैलिड डाटा को भी ट्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा। इस चीज़ को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी एल्गोरिदम की वर्किंग सक्सेसफुल तभी होती है जब वो वैलिडिटी को तो देखे कि वो चीज़ वैलिड है या नहीं। अगर कोई इनवैलिड बाय मिस्टेक इनपुट हो भी जाती है तो वो फ़ौरन उस चीज़ के बारे में उसको हाईलाइट करे कि ये इनवैलिड चीज़ है। अब एल्गोरिदम की टेस्टिंग के लिए हम इनवैलिड डाटा क्यों यूज़ करते हैं, टू इंश्योर दैट
एल्गोरिदम कैन ग्रेसफुली हैंडल अनएक्सपेक्टेड डेटा इनपुट्स। अब अनएक्सपेक्टेड डेटा इनपुट्स कैसे हैं? अगर एक एल्गोरिदम है और वो आपसे एज डिमांड करता है कि आप उसमें एज पुट करें, और किस में पुट करें? नंबर ऑफ़ डेज़ में, ठीक है। लेकिन आप क्या दे देते हो? डेट ऑफ बर्थ पुट कर दिया आपने। आपसे एज पूछता है कि आपकी एज कितने दिनों की है, नंबर ऑफ़ डेज़ आपने बतानी है, और आप क्या बता देते हो? उसको डेट ऑफ बर्थ बता देते हो। तो इसका मतलब है उसको प्रॉपर्ली काम नहीं करना चाहिए। तो इनवैलिड टेस्ट डेटा इसलिए होता है कि आप इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकें कि जब कोई इस तरह की सिचुएशन आएंगी तो वो उसको कैसे टैकल करेगा। कैसे टैकल करेगा? उसको एक एरर मैसेज शो कराना चाहिए। जैसे अगर आप मोबाइल में क्या करते हो, नंबर किसी का फीड करते हो, ठीक है, वो फ़ौरन कह देगा जी ये तो इनवैलिड नंबर है। अगर आप उसको कॉल करते हो तो कि ये नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप डिजिट्स ज़्यादा मेंशन कर देते हो या डिजिट्स कम मेंशन करते हो, तो इस तरह की जो टेस्टिंग होती है किस लिए हेल्प करती है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया हुआ है। इस फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आई होप कि आपको सारे के सारे क्लियर हो गए हैं। अब आपने ये समरी अच्छी से देखनी है, सब कुछ वही है जो हमने पहले किया होगा। और इस समरी को देखने के बाद आपने MCQs ये खुद से सॉल्व करने हैं, खुद से अटैम्प्ट करने हैं, और उसके बाद मेरे से शेयर करने हैं। ब्लैंक्स आप खुद से फिल करोगे। इनके फ़्लो चार्ट्स हम जब मिलेंगे इंशाल्लाह हम तब इसको प्रॉपर्ली मेरे सामने अपने बिठा के तो मैं फिर आपको करवाऊँगी। ये आपने नहीं करने, लेकिन MCQs, ब्लैंक्स, समरी, ये सब कुछ आपने बहुत अच्छी तरह से देखना है। बाकी ये सब कुछ और कुछ नहीं करना, बस आपने ही करने थे क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये काम करके तो मुझे DM कर दें, चाहे डायरेक्ट मैसेज कर दें या फिर ग्रुप में पोस्ट कर दें, जैसे आपके लिए इजी हो। लेकिन करना ज़रूर है। शो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। आपने फोर्टनाइट टेस्ट में भी प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इस वजह से इस दफ़ा आपने प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करना है। ओके देन, अल्लाह हाफिज़ गर्ल्स।